कितना घट गया देश का विदेशी मुद्रा भंडार? चेक से भुगतान करने का क्या होगा नया तरीका? अमेजन पर आरबीआई ने क्यों लगाया जुर्माना? सोने में फिर आया कितना उछाल? सवाल कई, जवाब एक। मनी टाइम। नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका हमारे प्राइम टाइम शो यानी मनी टाइम में। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 24 फरवरी को समाप्त सप्ताह में 32.5 करोड़ डॉलर घटकर 560.94 अरब डॉलर रह गया। ये लगातार चौथा सप्ताह है जब विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई है। इससे पहले वाले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 56.8 करोड़ डॉलर घटकर 561.267 अरब डॉलर पर आ गया था। अक्टूबर 2021 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार अपने सर्वकालिक उच्च स्तर 645 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। वैश्विक कारकों की वजह से रुपए पर पड़ रहे दबाव को कम करने के लिए केंद्रीय बैंक ने डॉलर की जमकर बिकवाली की है। इस वजह से विदेशी मुद्रा भंडार में इतनी ज्यादा कमी आई है। पंजाब नेशनल बैंक ने 5 लाख रुपए और उससे अधिक के चेक भुगतान के लिए पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम को अनिवार्य कर दिया है। बैंक ने ग्राहकों को चेक के फर्जी भुगतान से बचाने के लिए कदम उठाया है। ये फैसला 5 अप्रैल 2023 से लागू होगा। इससे पहले 10 लाख रुपए और उससे अधिक के चेक भुगतान के लिए पीपीएस अनिवार्य था। पीपीएस में ग्राहकों को एक निश्चित राशि के चेक जारी करते समय आवश्यक विवरण की पुष्टि करनी होती है, जिसमें खाता संख्या, चेक नंबर, चेक अल्फा कोड, जारी करने की तारीख, राशि और लाभार्थी का नाम शामिल होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अमेजन पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना प्रीपेड भुगतान उपकरणों और केवाईसी नियमों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है। अमेजन पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन की डिजिटल पेमेंट इकाई है। मजबूत वैश्विक रुख से दिल्ली में शुक्रवार को सोना 160 रुपए मजबूत होकर 55,940 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी की कीमत भी 220 रुपए बढ़कर 64,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना तेजी के साथ 1843 डॉलर प्रति औंस हो गया। चांदी भी मजबूती के साथ 21.03 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को बुल्स ने शानदार वापसी की। सेंसेक्स 900 अंक उछलकर बंद हुआ। निफ्टी बढ़कर 17,600 के स्तर पर पहुंच गया। आज सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। सबसे ज्यादा तेजी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल्टी, मेटल, कमोडिटी और यूटिलिटी शेयरों में देखी गई। अदानी समूह की सभी कंपनियों के शेयरों में भी आज तेजी रही। इसके चलते निवेशकों की संपत्ति करीब 3.41 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। नेशनल हाईवे पर वाहनों की स्पीड बढ़ाने की सरकार तैयारी कर रही है। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने 4.5 साल बाद वाहनों की अधिकतम स्पीड की समीक्षा करने के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। वाहनों में बेहतर इंजन टेक्नोलॉजी, अतिरिक्त सुरक्षा फीचर्स और चौड़ी सड़कों के कारण, चौड़ी सड़कों की वजह से मंत्रालय चाहता है कि वाहनों की अधिकतम रफ्तार को बढ़ा दिया जाए। अभी कार के लिए अधिकतम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा तय है और इसे बढ़ाकर 140 किलोमीटर प्रति घंटा किया जा सकता है। आपके हिसाब से कार की अधिकतम स्पीड क्या होनी चाहिए जो सुरक्षा मानकों के लिए भी अनुकूल हो? कमेंट करके जरूर बताएं। सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को छोटे शहरों में B30 कमीशन स्ट्रक्चर पर भी रोक लगा दी है। मार्केट रेगुलेटर का कहना है कि यह स्ट्रक्चर पूरी तरह पारदर्शी नहीं है, इसलिए इसके दुरुपयोग का खतरा है। सेबी ने म्यूचुअल फंड के जरिए फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए B30 शहरों के इन्वेस्टर्स के नए निवेश पर अतिरिक्त 30 बेसिस पॉइंट एक्सपेंस रेशियो चार्ज करने की इजाजत दी थी। B30 का मतलब ऐसे शहरों से है जो टॉप 30 शहरों की लिस्ट में नहीं आते हैं। संकट से घिरे अदानी समूह ने पहली बार बड़ी घोषणा की है। अदानी समूह आंध्र प्रदेश में 2 सीमेंट विनिर्माण संयंत्र, 15,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा संयंत्र और एक डाटा सेंटर स्थापित करेगा। समूह राज्य में अपनी उपस्थिति बढ़ाकर 2 गुनी करना चाहता है। समूह की योजना राज्य के कृष्णापट्टनम और गंगावरम में संचालित 2 समुद्री बंदरगाहों की क्षमता बढ़ाकर 2 गुनी करने की है। ये निवेश राज्य में पहले से ही निवेश किए गए 20,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त होगा। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद अदानी परिवार का कोई सदस्य पहली बार सार्वजनिक मंच पर आया है। सभी प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं की फसल की स्थिति सामान्य है। गेहूं की फसल पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव की निगरानी के लिए गठित समिति ने समीक्षा के बाद ये बात कही है।
गेहूं की फसल की स्थिति पर विस्तार से पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों द्वारा चर्चा की गई, जहां गेहूं का रकबा 85% से अधिक है। समिति ने आकलन किया कि आज की तारीख में सभी प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं की फसल की स्थिति सामान्य है। आरबीआई ने अनियमित कर्ज गतिविधियों को लेकर राइनो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। राइनो ऐप के माध्यम से डिजिटल लोन देने में उचित व्यवहार संहिता संबंधी आरबीआई के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रही थी। कंपनी आरबीआई के अत्यधिक ब्याज वसूलने से संबंधित नियमों का अनुपालन भी नहीं कर रही थी। कंपनी लोन वसूली को लेकर ग्राहकों के साथ अनुचित व्यवहार भी कर रही थी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 2024-25 तक राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर 600 से ज़्यादा स्थानों पर जन सुविधा केंद्र स्थापित करेगा। इन जन सुविधा केंद्रों पर पेट्रोल पंप, ईवी चार्जिंग सुविधा, रेस्टोरेंट, खुदरा दुकानें और बैंक एटीएम होंगे। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा अनुभव को बेहतर बनाना है। राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर हर 40 से 60 किलोमीटर पर जन सुविधा केंद्र को स्थापित किया जाएगा। कर्नाटक में 300 एकड़ क्षेत्र में जल्द स्थापित होगा एक नया कारखाना। इस कारखाने में एप्पल आईफोन का उत्पादन किया जाएगा। इससे राज्य में 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही कर्नाटक में कई कारोबारी अवसर भी सृजित होंगे। वैश्विक कंपनियों के लिए बेंगलुरु पसंदीदा स्थान बन रहा है और यहां कई मल्टीनेशनल कंपनियां निवेश कर रही हैं। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने प्रमुख नीतिगत दर में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। इसके साथ ही पड़ोसी देश में उधारी दर 26 साल के उच्चतम स्तर 20% पर पहुंच गई। मतलब यहां अब कोई भी लोन कम से कम 20% की ब्याज दर पर मिलेगा। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को IMF से 1.1 अरब डॉलर की मदद हासिल करने के लिए ये कड़ा फैसला करना पड़ा है। उम्मीद है आपको हमारा मनी टाइम का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। आपके सुझाव हमें हमारे शो को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। तब तक आप बने रहिए मनी 9 के साथ, जुड़े रहिए मनी 9 के साथ, देखते रहिए मनी 9।